मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज के इस अंक का शीर्षक तक्षशिला से नालंदा के साथ पांचाल क्षेत्र के संबंधों व महत्व को भी जाने। मैं इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष से इस पांचाल क्षेत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है पांचाल महोत्सव के नाम से, वह 16, 17, 18 जनवरी को भी मनाया जाने वाला है। इसका क्या महत्व है, ये हम सब इस अंक में जानेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा अभी कुछ दिनों पूर्व तक्षशिला, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थापित है। तक्षशिला भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर बसाया हुआ एक बहुत बेहद ही त्रेता युग से भी प्राचीन, त्रेता युग के समय से स्थापित शहर है। मित्रों, तक्षशिला के अंदर ईसा से 700 ईसा पूर्व दुनिया का सबसे पहला ज्ञान केंद्र के रूप में एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना हुई थी। मित्रों, इस विश्वविद्यालय में वेद, चिकित्सा, राजनीति, व्यापार, युद्ध कला, अन्य ऐसे 64 विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इस विश्वविद्यालय में विश्व के विभिन्न देशों के छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और आप जानेंगे इस विश्वविद्यालय की कितनी महत्वता है। यह विश्वविद्यालय लंबे समय तक सारे संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता रहा था। इसके शिक्षकों, विद्यार्थियों के बारे में आज भी लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी नीति, उनकी रीति, उनके सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं। मित्रों, उन प्रमुख लोगों में पाणिनि हैं, चाणक्य हैं, चरक हैं और चंद्रगुप्त ऐसे शिक्षक व शिक्षार्थी वहाँ रहे हैं जिनकी कार्यों की गूंज आज भी हम सब देखते व महसूस करते हैं। मित्रों, ये केंद्र मानवीय धरोहर के रूप में रहना चाहिए था, इसकी याद रहना चाहिए थी। और ये प्राचीन भारत का जो गांधार प्रदेश कहा, जनपद कहा जाता था, उसकी राजधानी तक्षशिला होती थी। और इसको 1980 में यूनेस्को ने धरोहर के रूप में घोषित भी किया। मित्रों, आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों पूर्व उसी क्षेत्र में कनिष्क और कुषाण वंशकालीन कुछ सिक्के व अन्य धरोहरें वहाँ खुदाई में प्राप्त हुई हैं। लेकिन इस क्षेत्र का जिस प्रकार से वहाँ की जनता को, वहाँ के शासन व्यवस्था में लगे लोगों को और वहाँ के समाज को चिंता करनी चाहिए, गौरव का अनुभव करनी चाहिए। इन प्राचीन जो उनकी पहचान के चिन्ह वहाँ जहाँ भी वह खोद रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन वह न करके वह किस प्रकार इन सब चीज़ों से अपना मुंह मोड़ते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत से। यह पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ 500-700 वर्षों से जो उसने अपना सांस्कृतिक स्वरूप कुछ पश्चिम की एक अरब संस्कृति के आधार पर उससे अपने को जोड़ने का जो काम किया था, और इस संस्कृति के आधार पर पिछली अपनी विरासत संस्कृति से मुंह मोड़ने का काम किया था। यही है पाकिस्तान की एक असफल राष्ट्र के रूप में जो पहचान बनती जा रही है, वह है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ज्यों-ज्यों पाकिस्तान अपनी प्राचीन विरासत से मुंह मोड़ेगा, जो उसकी ज़मीन के अंदर से लगातार निकल रही है, वह चाणक्य और चंद्रगुप्त जिन्होंने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को उस तक्षशिला की भूमि पर, उसी भूमि पर हराने का काम किया था, उससे कोई ज्ञान और प्रेरणा ग्रहण नहीं करेगा, अपने को नहीं जोड़ेगा, तो वह जो नष्ट होने के जो कगार पर पहुंच चुका है वो और तेज़ी से नष्ट होने की तरफ जाएगा। मित्रों, मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, दूसरी ओर यह विश्वविद्यालय जो मैं अभी तक्षशिला की बात कर रहा था, 400-500 शताब्दी ईसा तक चलता रहा था। और किस प्रकार विदेशी आक्रांताओं ने इसको दूसरे धीरे धीरे करने का काम किया, यह एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा बिहार के नालंदा जिले के अंदर स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय की। मित्रों, वह भी संसार का पहला आवासीय नालंदा में स्थापित विश्वविद्यालय था, जिसको 5वीं सदी में
आप आश्चर्यजनक इस ढंग से देखेंगे कि उधर तक्षशिला के विश्वविद्यालय में व्यवस्था भंग हुई थी और इधर 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने यहाँ दुनिया के विभिन्न देशों को से छात्रों को जो शिक्षा ग्रहण करने वाले थे उनके लिए आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यह भी लगभग 700 वर्षों तक इस भारत की भूमि पर, अखंड भारत की भूमि पर, इस पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों, चाहे चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, तुर्कमेनिस्तान हो, ऐसे विभिन्न देश, कंबोडिया और गांधार जैसे देशों के शिक्षकों को यह शिक्षा ग्रहण करने का एक प्रमुख केंद्र है। मित्रों, इसके प्रमुख शिक्षार्थियों में ह्वेन सांग जैसे चीनी यात्री भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करी थी और बहुत से ऐसे लोग थे। मित्रों, लेकिन 700 वर्षों बाद लगभग 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रांताओं व बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था और बुरी तरह नष्ट किया था। जिस प्रकार नष्ट किया था वह हम सब जानते हैं। उसके संसार के सबसे बड़े जो पुस्तकालय था उसमें जो आग लगाई थी, उसमें लगभग 6 माह तक वह आग जलती रही थी। यह हम सब मानवीय जो धरोहर थी इसको किस प्रकार ख़त्म करने का काम किया था। लेकिन भारत ने 800 वर्षों बाद पुनः इस विश्वविद्यालय को अपने गौरव का एक स्वर्ण काल समझकर इसको पुनः खड़ा करने का काम किया और इसको जस का तस खड़ा करके इसमें फिर उन्हीं देशों के सरकारों से, उन देशों के आए शिक्षार्थियों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो 2010 से काम शुरू किया। इसके महत्व को हम सबको जानना चाहिए दद्दा मेरे, और हमको समझ में आना चाहिए कि जो आज वर्तमान समय में हमारे अखंड भारत का जो एक हिस्सा पाकिस्तान, जो जिसमें तक्षशिला एक केंद्र था, और भारत जो वर्तमान समय में इसमें नालंदा एक केंद्र था, इनके साथ स्थानीय स्तर पर सरकारें, समाज और संस्कृति किस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं, वही इनकी उन्नति का कारण है। मित्रों, भारतवर्ष लगातार अपने प्राचीन गौरव के केंद्रों को, चाहे वह सोमनाथ हो, भगवान राम का मंदिर हो, और चाहे काशी हो, मथुरा हो, और भी इस प्रकार के सांस्कृतिक व शिक्षा के केंद्र हों, उनको किस प्रकार अपने प्राचीन गौरव के रूप में नई पीढ़ी के सामने रखने का काम कर रहा है, जिससे वह ज्ञान और अपने को गौरव का अनुभव कर सके। ये हम सबको जानना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इस अंक के माध्यम से मैं आप सबके जौरे दद्दा मेरे जहे चर्चा करना हूँ। इसी क्रम में तक्षशिला व नालंदा के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान महाभारत कालीन से भी प्राचीन पांचाल क्षेत्र भी रहा करता था। मित्रों, यह क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। 14 जनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद पांचाल क्षेत्र के नाम से वर्तमान समय में बरेली, आंवला से लेकर और फर्रुखाबाद तक और इधर चंबल नदी के तट तक यह पांचाल क्षेत्र फैला हुआ था, जो पांडवों की ससुराल पक्ष से संबंधित था। उनकी पत्नी द्रौपदी का मायका था और इस क्षेत्र को वर्तमान समय में रोहिलखंड के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, यह क्षेत्र भी सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, कला के सिस्टम से, राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण बौद्ध जैन धर्म के भी महत्वपूर्ण स्थल के रूप में इसने अपने समय समय पर पहचान बनाई थी। और इसको समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। यह उस पांचाल क्षेत्र की पहचान थी। मित्रों, वर्तमान समय में जो हम सब ने देखा है, रामनगर और आसपास के जो पांचाल नगरी का जो अहिच्छत्र जो राजधानी थी, उसके जो भग्नावशेष पड़े हैं, हमारी नई पीढ़ी उनके बारे में जान नहीं पाती, केवल एक जैन तीर्थ स्थल के रूप में उसको जानती है। मित्रों, वर्तमान सरकार ने, आप देख रहे होंगे, लील और झील हो, चाहे रामनगर के आसपास का जो ढांचा हो, उसको लगातार संरक्षित करने का, उसको आगे बढ़ाने का और उसको पर्यटन के क्षेत्र में भारतवर्ष के अंदर स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने का जो काम किया वह प्रशंसा योग्य है। लेकिन कहीं ना कहीं नई पीढ़ी यदि अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानेगी तो वह अपने को कैसे पहचानेगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। खास तौर से आंवला, बरेली, आसपास रामपुर, बदायूं के नवयुवक इसके महत्व को उतना जिस स्तर से जानना चाहिए, जिस तरह से जानना चाहिए, वह नहीं जान पाते हैं। इस
पहचान को और नई पीढ़ी के सामने स्थापित करने के लिए विभिन्न संगठनों ने, वह चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जय गुरुदेव हो, व अन्य इस प्रकार के सनातन संस्कृति से प्रचारित राधा स्वामी संप्रदाय के लोगों ने, एक आर्य समाज, ऐसे सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र के नवयुवकों ने, महिलाओं ने, अन्य विद्वानों, विद्वतजनों व अन्य उत्साही लोगों ने इस पांचाल क्षेत्र के महत्व को भारतवर्ष के पटल पर लाने के लिए पांचाल महोत्सव के नाम से पिछले वर्ष से कार्यक्रम करने का जो शुभारंभ किया, एक बहुत सुंदर कार्य है। मित्रों, हम सबको भी 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी को इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता, अपने गांव की, अपने कस्बे की, अपने हर क्षेत्र से इसमें आकर शामिल होकर दिखानी चाहिए और अपनी विरासत को, अपने पूर्वजों की, हम सब यहीं के पांचाल के रहने वाले हैं और पांचाल क्षेत्र का क्या महत्व था। मित्रों, नालंदा और तक्षशिला के बीच पांचाल भी एक बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र, राजनीति का केंद्र, कला का केंद्र, जैसे मैंने बताया, विभिन्न मत संप्रदायों को पुष्पित पल्लवित करने वाली धरती के रूप में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मित्रों, इस पांचाल क्षेत्र को, अक्षत्र को भी विध्वंस करने का काम उन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं ने समय समय पर किया था, ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन एक हम हैं कि हम अपनी विरासत, अपने पूर्वजों के द्वारा छोड़ी हुई संस्कृति, उनके भग्नावशेषों को किस प्रकार संरक्षित कर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन पर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मित्रों, निश्चित ही यह पांचाल महोत्सव भी उसी की एक कड़ी है। मित्रों, आज के इस अंक में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पांचाल महोत्सव के कार्यक्रम को मेरे इस अंक के माध्यम से ज़्यादा सुनकर इस अंक को, जो पांचाल महोत्सव की जानकारी देते हुए किस प्रकार तक्षशिला व नालंदा, इन दोनों के महत्व को पहचाने। एक समाज पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जो अपने प्राचीन संस्कृति, प्राचीन पूर्वजों से अपने को काट कर किस प्रकार मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग हैं सनातन संस्कृति के, हम अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के केंद्रों को पुनर्स्थापित कर उन हमारे द्वारा, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको संस्कृति दी हुई, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संत निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हों, इसका भाव लेकर विश्व में किस प्रकार मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे यदि है तो इस प्रकार के आयोजनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह चाहे सोमनाथ मंदिर पर आयोजित होने वाले, आप इस समय आयोजन देख रहे हैं, 1000 वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर को किस प्रकार कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने, महमूद गजनवी ने धूल धूसरित किया था। आज वह पुनः 1000 वर्ष बाद सोमनाथ मंदिर अपने गौरव के साथ खड़ा है। इसको लेकर हम सबको समझ में आना चाहिए। वह चाहे नालंदा हो, खिलजी बख्तियार ने उसको धूल धूसरित करने का काम किया था, आज वह पुनः गौरव के साथ खड़ा है। वह प्रभु श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हो, 500 वर्ष बाद आज उसके प्राचीर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। मित्रों, इसी प्रकार यह जो अपने पांचाल क्षेत्र, अक्षत्र नगरी जिस प्रकार धूल धूसरित कुछ विदेशी आक्रांताओं ने की थी, समय के आधार पर हम सब उसके गौरव को समझें, महसूस करें। इस पांचाल महोत्सव कार्यक्रम को लगातार अपना योगदान दें, अनवरत रूप से आगे ये आने वाली पीढ़ी इस कार्यक्रम को आगे चलाती रहे, जिससे कि इस क्षेत्र के नवयुवक अपने इतिहास से, अपने प्राचीन जो हमारे पूर्वज इस क्षेत्र के रहने वाले, वो चाहे गुरुगामा में रहते होंगे, चाहे शिवपुरी में रहते होंगे, चाहे गुलड़िया गौरी शंकर मंदिर है, और चाहे रामनगर है, चाहे लीलौर, अन्य दूर तक इसका फर्रुखाबाद से लेकर चंबल की तट से और इधर हिमालय और इधर हरदोई तक का जो क्षेत्र है इंद्रप्रस्थ के बीच का, वह पांचाल क्षेत्र कहा जाता। आइए हम सब उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना अपना योगदान दें। सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खासतौर से यदि वो पांचाल क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कीमती राय में जरूर अपने स्थान का नाम लिखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।